10 से 15% हेड एंड नेक कैंसर के मरीजों में कैंसर दोबारा होने का खतरा। कैंसर इलाज के बाद नियमित जांच करना जरूरी, विशेषज्ञ की सलाह। मुंह के कैंसर से ठीक हुए 2 मरीजों ने समय पर इलाज कराने का दिया संदेश। मुंबई, भारत में हेड एंड नेक कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही इलाज के बाद इस कैंसर के दोबारा होने के मामले भी चिंता का कारण बन रहे हैं। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और दवाओं में हुई प्रगति से मरीजों की उम्र और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन इलाज के बाद मरीज की देखभाल यहीं खत्म नहीं होती। इलाज करा चुके लगभग 10 से 15% मरीजों में कैंसर दोबारा हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए नियमित फॉलोअप और समय पर इलाज बहुत जरूरी है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। विश्व हेड एंड नेक कैंसर दिवस के अवसर पर घाटकोपर स्थित एसएसओ हॉस्पिटल के हेड एंड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर अमित चक्रवर्ती ने भारत में बढ़ रहे हेड एंड नेक कैंसर, इलाज के बाद इसके दोबारा होने की चुनौती, समय पर जांच, नियमित फॉलोअप और अच्छी जीवन शैली अपनाने के महत्व के बारे में जानकारी दी। हेड एंड नेक कैंसर उन कैंसरों का समूह है जो मुंह, जीभ, गले, आवाज की नली, लेरिंक्स, नाक, साइनस, लार ग्रंथियों और सिर व गर्दन के अन्य हिस्सों में होते हैं। ये बीमारी बोलने, खाना निगलने, सांस लेने और भोजन करने जैसी जरूरी शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसलिए इसकी समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने एसएसओ हॉस्पिटल में जल्द शुरू होने वाले हेड एंड नेक कैंसर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी घोषणा की। इस केंद्र में आधुनिक जांच, सही और जल्दी पहचान, जटिल सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन और लंबे समय तक फॉलोअप जैसी सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएंगी। नाही करू शकत. जसं पेशंटला जर खूप अर्ली स्टेजमध्ये कॅन्सर झाला असेल, त्याला मोठ्या प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्शनची गरज नसणार, त्या केसेसमध्ये आपण रोबोटिक सर्जरी करू शकतो. आणि थायरॉइड कॅन्सरमध्ये पण आपण रोबोटिक सर्जरी करतो जेव्हा गाठ त्याची 4 सेंटीमीटर पेक्षा कमी असेल, कारण थायरॉइड कॅन्सर मोस्टली स्त्रियांना होतं आणि त्यांचा खूप मोठा कन्सर्न असतो की समोर जर चिरा पडलं तर कसं दिसणार. आता जे नवीन टेक्निक शिकलोय आपण, हे केलेलं आहे, सुरुवात केलेली आहे त्या पद्धतीने करायला. त्याच्यात तोंडातून आपण कॅन्सर, म्हणजे इथे मानेला काही टाकाच नसणार, स्कारला. तो पेशंटचं मोठं जे कन्सर्न आहे की मी कसं दिसणार ऑपरेशन नंतर. जर तुमच्या ऑपरेशन मध्ये चिराच नाही पडलं आणि मिनिमली इन्वेसिव्ह टेक्निकने ऑपरेशन झालं तर पेशंट खूप सॅटिस्फाईड असतो. कैंसर की बात करें तो नेक कैंसर, अगर मुंह के कैंसर की बात की जाए तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं या जो नशा करते हैं ऐसे लोगों को कैंसर होता है। अब देखा जा रहा है कि जो नशा नहीं करते ऐसे लोगों को भी कैंसर हो रहा है। और आपने जिस तरीके से बताया है आपके रिपोर्ट में कि कैंसर जबान में भी हो सकता है, सर्दी साइनस होने वाली लोगों को भी कैंसर हो सकता है, लेकिन जबान में कैंसर होगा इसका पता कैसे चलेगा? जब जब जबान में कैंसर होगा, देखो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? छाला आना, और वो छाला जब आपका 3 सप्ताह तक भर नहीं रहा है। दूसरा, ब्लीडिंग होना, ब्रश करते टाइम पे जब उस पर घस गया, लग गया तो उसमें से खून निकलना। तीसरा, दर्द होना, वो दर्द हो सकता है आपको वहीं पे, वो छाले पे, या कुछ पेशेंट्स के कान में दर्द होता है जिसे रेपर्ड पेन बोलते हैं। ये 3 सिम्टम सबसे कॉमन है। और कुछ पेशेंट्स जिनका छाला सामने की जीभ पे नहीं आता है लेकिन पीछे की जीभ पे आता है, तो उनका जो वॉइस है, स्पीच, और पोटैटो वॉइस, ऐसा लगता है उन्होंने मुंह में कुछ रखा और बात कर रहे हैं। और दूसरा, वो जब निगलने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अटकता है खाना। इन सिम्टम्स का जब आपके सामने आता है तो आपने डेफिनेटली सोचना चाहिए कैंसर है। और काफी समय तक, लंबे समय तक विटामिन का कैप्सूल या लोकल ऑइंटमेंट लगा के इसे ट्रीट ना करें, क्योंकि हमने ये भी देखा है उन पेशेंट्स का ऑलमोस्ट हमें पूरा जबान निकालना। सर्जरी के बाद सर्जरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है पेशेंट को वापस कैंसर हो सकता है या नहीं, सर्जरी के बाद जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आता है वो कुछ फैक्टर्स को बताता है। फैक्टर्स जैसे कैंसर का डिफरेंशिएशन कैसा है, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंट। जो पुअरली डिफरेंशिएटेड है यानी उसकी बायोलॉजी एग्रेसिव है। फिर और कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं जैसे पेरीन्यूरल इन्वेजन, वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन। जब वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वेजन 5 है, पेरीन्यूरल इन्वेजन प्रेजेंट है, लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन प्रेजेंट है, कुछ सर्जरी जब कोई कहीं पे बाहर की हुई और मार्जिन्स क्लोज है, तो इन पेशेंट में कैंसर आने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, पेशेंट ने जब कैंसर डायग्नोस हुआ, ऑपरेट हुआ, उसके बाद जब आगे का ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिया, जैसे रेडिएशन या कीमो रेडिएशन, यानी इसका मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट आधा किया है, तो उन पेशेंट्स में वापस आती है। तीसरा, हमने ये भी देखा है कि पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, या 2 साल बाद हो या 5 साल बाद हो, और उसके बाद वो वापस एडिक्शन में चालू कर। और जब आपने एडिक्शन वापस चालू किया तो हो सकता है वहां पे नहीं, आपको दूसरे जगह पे कैंसर। सिम्टम के क्या सिम्टम्स कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, हाँ, वो क्या खास कारण होते हैं जिससे कैंसर बढ़ने की
कैंसर बढ़ने के जो चांसेस है बेसिकली ये इस कारण से आपको वापस आ सकता है। ओवरऑल बढ़ने का चांस बोलोगे आप, एडिक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है। एडिक्शन छोड़ के जो नॉन एडिक्टेड इंडिविजुअल्स में एचपीवी वायरस बताया हमने, और एक पैसिव स्मोकिंग देखा आपने, सेकंड हैंड स्मोकिंग। जब पेशेंट खुद भी नहीं करता है लेकिन वो वैसे एनवायरनमेंट में है, तो उनको ओरल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर या लंग कैंसर हो सकता है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट भी है, आप जब खुद भी स्मोक नहीं कर रहे हो लेकिन वो उस कंडीशन में आप बैठे हो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, वो चीज़ को अवॉइड करना है। केमिकल इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो काफ़ी सारे माइक्रो पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं, तो उनको हम मैक्सिलरी साइनस कैंसर या फुसफुस का यानी लंग कैंसर उन पेशेंट्स में भी देखा जाता है। अभी देखो सबसे पहला जो सवाल था आपका, क्या टेस्ट। अभी देखो सबसे पहला जो ओरल कैंसर है, सबसे पहले ये ओरल कैंसर उसका स्टेज आगे चले जाएगा। जब आपको लगा कि वो छोटा छाला है, अच्छा नहीं हो रहा है, आप जब तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो तो वो फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोस होता है। डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी जरूरी है, जो बायोप्सी से कंफर्मेशन होता है। और सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन से हम स्टेजिंग करते हैं, मीन्स पेशेंट कौन से स्टेज का है, पहले स्टेज का है, दूसरे स्टेज का है, तीसरा या चौथे स्टेज का, ठीक है। और दूसरा जो सवाल था इनका कॉस्ट कितना होता है, हर पेशेंट का कॉस्ट अलग अलग है, डिपेंड करता है उसके सर्जरी में प्लास्टिक सर्जरी इन्वॉल्व है या विदाउट प्लास्टिक सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी का अलग कॉस्ट होता है। तो ये सब चार्जेस जो है डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है किस मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जा रहा है। एक एवरेज कॉस्टिंग आप बोलोगे तो 2 to 4 लाख का एक एवरेज कॉस्ट। 100% मानते हैं हम, सिर्फ ये देखते हैं कि वो लैब कौन सा लैब है, जो रिकॉग्नाइज पैथोलॉजिस्ट ने साइन किया है वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है, और दूसरा वो बायोप्सी जो लिया है वो क्लिनिकली कोरिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि आपका जो सैंपल लिया गया वो एक छोटा सा सैंपल लिया रहता है, बाकी रिप्रेजेंटेटिव एरिया आपका ऑलरेडी मौजूद रहता है। अगर हमें दिख भी रहा है वो कैंसर है और बायोप्सी के सैंपल में भी कैंसर है, तो उसे 100% मान्यता करते हैं और अच्छे लैब से किए हुए हर रिपोर्ट को हम मानते हैं। देखो इन टर्म्स ऑफ सर्जरी एआई का डायरेक्ट बेनिफिट अभी नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में मैं डेफिनेटली ये मानता हूँ कि एआई सर्जन के लिए एक ऑगमेंटेशन टूल है। हमें एआई को साथ में लेके चलना है, ये सर्जन का कॉम्पिटिटर और ये नहीं है। ये पेशेंट के लिए भी अच्छा है कि वो पेशेंट को गाइड करता है, पेशेंट ज़्यादा बेटर वे से प्रिपेयर होकर आता है। पहले मुझे आधा घंटा समझाना पड़ता था, अभी पेशेंट के क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लॉड चैट जीपीटी में पूरा सर्च करके क्वेश्चन बना के लेके आता है, ठीक है। और आगे चल के सर्जिकल टेक्निक्स जैसे जो रोबोटिक इनोवेशंस की हमारी बात हुई है, तो रोबोटिक इनोवेशंस में एआई ऐसे फीचर्स को ऑगमेंट कर दे रहा है साथ में, ताकि जो सर्जन का डिसीजन मेकिंग है फास्ट हो जाए। अभी आप पैथोलॉजी में देखोगे तो पैथोलॉजी में एआई बहुत ज़्यादा तरीके से यूज हो रहा है, क्योंकि वो पैथोलॉजिस्ट को भी हेल्प कर रहा है डायग्नोसिस के लिए, कोई ग्रे एरिया रहा जहाँ मिस हो सकता है उसके बेनिफिट के लिए। इन टर्म्स ऑफ कैंसर डिटेक्शन, जैसे कोविड में एक्चुअली ये एआई का यूज होना चालू हुआ, क्योंकि इतने सारे एक्सरे सीटी स्कैन रिपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, तो तब एआई को लाया गया। इनफैक्ट अभी कैंसर के डायग्नोसिस के लिए भी सीटी स्कैन और पेट सीटी स्कैन में एआई को यूज किया जा रहा है। तो एआई का डेफिनेट हेल्प है, और एआई से और चीजें अच्छी होने वाली आगे। बिल्कुल बनता है। अभी ऐसा चीज का ये हो रहा है, जैसे टॉर्च मारते उसके थ्रू रेज में से जो लाइट्स दिखेंगे, उसमें से हम वो वेवलेंथ से पता कर लेंगे इसमें कैंसरस सेल्स होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कितनी है। तो पेशेंट को जो मन में डर है कि अरे बायोप्सी करेंगे तो स्प्रेड होगा, बायोप्सी से पहले ही आपकी एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाए। मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा, जो भी व्यसन करते हैं, तंबाकू बीड़ी सिगरेट दारू कोई भी फॉर्म में, वो इमीडिएटली व्यसन को बंद कर दे। हम थोड़ा ले रहे धीरे धीरे बंद कर रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप या तो ले रहे हो या तो नहीं ले रहे हो, तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब चीज़ों को बंद कर दे, और जिन लोगों ने एचपीवी वायरस का जब वैक्सीन नहीं लिया हो और उनका एज 49 से कम है, तो अपने आप को वैक्सीनेट करवा ले, ताकि वो वैक्सीन इंड्यूस कैंसर जो भी उसके थ्रू कैंसर होता है एचपीवी इंड्यूस वायरस से बच सकते हैं। ऑलमोस्ट 8 से 9 कैंसर से बच सकते हैं जो एचपीवी के कारण हो सकते हैं। तो मैं यही बताता हूँ कि एडिक्शन से मुक्त हो जाइए और अपने आप को वैक्सीनेट करवा लीजिए। हाँ।
ये जो हेड एंड नेक कैंसर है, आज भारत में देखोगे तो 30 से 40% कैंसर का प्रमाण ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपको कैंसर हुआ है, हेड नेक कैंसर, तो आप जल्दी से जल्दी उसका बायोप्सी करा के आगे का ट्रीटमेंट प्लान करें, समय वेस्ट ना करें, गलत ट्रीटमेंट की तरह नहीं जाए। और दूसरा, जिन पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट किया है, वो पेशेंट्स ज़रूर फॉलोअप में प्रॉपरली रहें। और जो कैंसर पेशेंट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो पेशेंट लोग और उन फैमिली के लोगों ने एचपीवी वायरस का वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। और जो भी पेशेंट को उनका जब एडिक्शन हो, या जिन भी लोगों को तंबाकू बीड़ी सिगरेट से जो एडिक्टेड हो, वो आज ही एक व्रत ले लें, ताकि हर समय के लिए वो ये व्यसन से मुक्त हो जाए। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो देखा है मैंने, 30% लोग जो देखते हो स्ट्रेस फैक्टर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। और ये टेंशन लेने के कारण क्या होता है, या तो वो किसी चीज़ के एडिक्शन में आ जाते हैं, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, अपना डी स्ट्रेस करने के लिए, या अल्कोहल का कंजम्पशन। और इन पेशेंट्स में जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनके शरीर का जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली रेज्ड रहता है। और वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर रेज्ड होने के बाद हमारा जो आज व्यसन भी है, जो खाना पीना है, उसमें हम लोग चाइनीज़ फूड का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें विनेगर होता है, अजीनोमोटो होता है। ये प्री कैंसर या कार्सिनोजेन माना जाता है। और इसके कारण आज जो कैंसर का इंसिडेंस है, ओवरऑल बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले लोग स्ट्रेस कम लेते थे, एक डिफाइंड वे में काम करते थे। आज लोगों का जो हैप्पीनेस लेवल है, वो काफ़ी बढ़ गया है। कितना भी काम करेंगे, कितना भी पैसा कमाएंगे, बट दे आर नॉट हैप्पी। तो हमें हैप्पी रहना है, अच्छे सराउंडिंग में रहना है, अच्छा खाना खाना है। हर बार जंक फूड खाना है ऐसा नहीं है, वंस अ मंथ आप खा सकते हो, लेकिन हर दिन आप नहीं खा सकते। बिल्कुल। देखो, टाटा हॉस्पिटल जो है, टाटा हॉस्पिटल एक वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है पूरे भारत का। और वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होने के कारण हर पेशेंट चाहता है कि मैं एक बार टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ओपिनियन ले लूँ। बट देखोगे, यहाँ पे हमारे पास भी काफ़ी बाहर से पेशेंट्स आते हैं। हमने काफ़ी पेशेंट्स जो दुबई, बांग्लादेश, तंजानिया इधर से आए, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया हुआ है। और वैसा देखो तो काफ़ी फुटफॉल हमारे पर्सनल ओपीडी का बढ़ता गया हुआ है। और करीबन 700 से 1000 सर्जरी हम हर साल कर रहे हैं, और वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि एज अ कैंसर सर्जन, मैं पेशेंट्स को कैंसर पीड़ित नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपके पास कोई भी व्यसन होगा, आप उसे बंद कर दीजिए, व्यसन मुक्त हो जाइए, एचपीवी वैक्सीन लीजिए। और कैंसर से जब पीड़ित हो, आपको कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए, तो ज़रूर मेरे पास आइए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प।